हेलो, वेलकम टू आर्यभट्ट एजुकेशन सेंटर। आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं पोल्ट्री। पोल्ट्री का पहला चैप्टर संवैधानिक विकास। इसे 2 पार्ट में कर दिया गया है, जिसका पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती, इसीलिए 2 भाग में उसे बांट दिया गया, जिसमें आज आप लोग पढ़िएगा पार्ट फर्स्ट, फिर पार्ट सेकेंड जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिले। आज का टॉपिक है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास मतलब हमारा इंडिया का जो संविधान है उनका विकास कैसे हो। तो हमारे संविधान का जो निर्माण किया गया, तो जिसमें किस किस एक्ट का सहायता लेना पड़ा, उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम संवैधानिक विकास से पहले हम जानेंगे कि संविधान का जो विकास हुआ है उस संविधान किसे कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसी भी देश की कानून व्यवस्था का एक ऐसा संग्रह है जिसके अनुसार उस देश की शासन और प्रशासन को चलाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संविधान। तो यह जो मेरा संविधान का विकास हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, इसमें बहुत सारे एक्ट का हम सहायता लें। उसी एक्ट का आज शॉर्ट पढ़ेंगे हम, उसको पूर्णतः डिटेल्स में हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर से पढ़ेंगे। तो हम पोल्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें संविधान के निर्माण में हमें ढेर सारे एक्ट से सहायता लेना पड़ा है। इसके बारे में आज हम शॉर्ट नोट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है? इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। मतलब कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें एक गवर्नर जनरल होंगे और उसकी परिषद, जिस परिषद में 4 सदस्य होंगे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करेंगे। मतलब गवर्नर जनरल और परिषद मिलकर सत्ता का उपयोग क्या करेंगे? संयुक्त रूप से करेंगे। तो एक गवर्नर जनरल हुआ और उसकी परिषद में 4 सदस्य, टोटल 5 व्यक्ति मिलकर सत्ता का उपयोग दोनों क्या करेंगे? संयुक्त रूप से करेंगे। इस एक्ट के तहत कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। यह जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो एक्ट जो आया था, ये किसी इंडिया वाले व्यक्ति के खिलाफ नहीं आया था। वो जो है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ व्यापार करने आए तो कुछ समय बाद इसके जो पदाधिकारी हुआ करते थे, जो काफ़ी भ्रष्ट हुआ करते थे, जिसके खिलाफ यह एक्ट आया था 1773 के रेगुलेटिंग। तो इस एक्ट की में कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया। अब जो कंपनी जो शासन करेंगे उस पर संसद नियंत्रण करेंगे। कहाँ की? ब्रिटेन के संसद का उस पर नियंत्रण होगा। मतलब संसद उस कंपनी पर क्या करेंगे? अपना निगरानी रखेंगे। दूसरी बात इस एक्ट में थी, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर नियुक्त किया गया। अब तीनों प्रेसिडेंसी कौन कौन से प्रेसिडेंसी उस समय थे? बंगाल के अलावा 2 प्रेसिडेंसी थे, मद्रास थे और एक थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो एक बंगाल प्रेसिडेंसी हुए, एक मद्रास प्रेसिडेंसी हुए, एक बॉम्बे, तो 3 प्रेसिडेंसी थे। तो जिससे बंगाल के गवर्नर जो होते थे ना, उसी को मद्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंसी भी बना दिया गया। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो अब अगला हम पढ़ेंगे 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। तो 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट जो आया, तो उसके तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। पहला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या काम हुआ करते थे कि व्यापारिक मामले को वो देखा करते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का क्या काम हुआ करते थे? वो राजनीतिक मामले देखा करते थे। उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट है।
अब चार्टर एक्ट जो आया, ये कुल 4 चार्टर एक्ट आए थे। तो जब 1793 का चार्टर एक्ट पहली बार आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुबंध को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे ब्रिटिश से, तो उसका ब्रिटिश सरकार के साथ एग्रीमेंट था। एक देखिए, किसी भी देश, जैसे इंडिया की कोई कंपनी है, चाहे किसी विदेश जाना चाहते या अमेरिका में वो बिजनेस करने जाते, तो इंडिया गवर्नमेंट के साथ उसका एग्रीमेंट होता है कि हम कितने दिन के लिए यहाँ व्यापार करने जाएंगे। तो 10 साल या 5 साल या 20 साल जो एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के बाद फिर से उसको क्या करवाना पड़ता है, अपना रिन्यूअल करवाना पड़ता है। चाहे उसको बढ़ाया जाए, अगर नहीं बढ़ाया जाएगा उस अवधि को, तो उसको इतने दिन के अंदर वहाँ से लौटना पड़ता है। तो यही ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आए थे, तो उसका जो एग्रीमेंट जो ब्रिटिश के साथ हुए थे, उसका 1793 में समाप्त होने वाले थे। तो यही चार्टर एक्ट आया। इस चार्टर एक्ट के तहत इसकी अवधि 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दी। और इस 1793 के चार्टर एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी का वेतन अब भारतीय राजकोष से मिलने लगे। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे उसका वेतन तो कंपनी देंगे, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी को जो वेतन हुआ अब वो भारतीय राजकोष से मिलेंगे। और इसी एक्ट के तहत क्या किया गया, चार्टर एक्ट जो अब नेक्स्ट चार्टर एक्ट आएंगे वो कब, 20 वर्ष के बाद। तो इसी के कारण 3 चार्टर एक्ट आए उसके बाद। एक 1813 का चार्टर एक्ट, एक 1833 का चार्टर एक्ट, एक 1853 का चार्टर। तो कुल चार्टर एक्ट कितने हो गए, 4 चार्टर एक्ट हो गए। 1813 का चार्टर एक्ट में देखिए क्या कहा गया। इस एक्ट द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। देखिए 3 प्रेसिडेंसी था, एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी था, एक बम्बई प्रेसिडेंसी था, एक मद्रास। अब तीनों प्रेसिडेंसी में किसी भी प्रकार का कानून बनेगा तो उनके अनुमोदन के लिए कहाँ भेजना होगा, ब्रिटिश संसद भेजना होगा। उनके अनुमोदन के लिए ब्रिटिश संसद। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करते थे। किसी भी प्रकार के तीनों प्रेसिडेंसी में अगर कानून बनते थे तो उसके अनुमोदन के लिए कहीं नहीं भेजा जाता। लेकिन अब किसी भी प्रकार के कानून बनेंगे, चाहे कलकत्ता प्रेसिडेंसी में बने, चाहे बम्बई प्रेसिडेंसी बने, चाहे मद्रास प्रेसिडेंसी में, तब उनके अनुमोदन के लिए कहाँ भेजना होगा, ब्रिटिश संसद भेजना होगा। और इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार छीन लिया गया। अब 1813 का चार्टर एक्ट के तहत कंपनी को जो है व्यापार के साथ जो अधिकार मिला था उसे छीन लिया गया। लेकिन चीन से व्यापार अभी भी बना रहा। चीन के साथ वो केवल अब चाय का व्यापार कर सकता, लेकिन भारत के साथ वो किसी भी प्रकार के व्यापार नहीं कर सकता। भारत के साथ उसका व्यापार का एकाधिकार छीन लिया गया। अब चीन के साथ वो केवल किस चीज़ का, चाय का। इस चार्टर कानून से कंपनी के भारतीय क्षेत्र में ईसाई पादरियों को भी प्रवेश करने की अनुमति दे दी तथा भारतीय प्रशासन में एक धार्मिक विभाग जोड़ दिया गया। मतलब 1813 का चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया कि कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई पादरियों को भी प्रवेश करने की अनुमति दे दी तथा भारतीय प्रशासन में एक धार्मिक विभाग जोड़ दिया गया। 1833 का चार्टर एक्ट, यह तीसरा चार्टर एक्ट था। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत मिले। यही 1833 का जो तीसरा चार्टर एक्ट था, जिसमें भारतीय संविधान के निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत हमें स्पष्ट हो। इस एक्ट में कंपनी की व्यापार का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया। कंपनी का जब व्यापार का एकाधिकार था वो पूर्णतः समाप्त किया गया। इससे पिछले वाले एक्ट जो था चार्टर एक्ट, जो
1813 का चार्टर एक्ट था, जिसमें कंपनी का व्यापार का एकाधिकार भारत के साथ छीन लिया गया था, लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार होता था। लेकिन 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, इस एक्ट में कंपनी का व्यापार का अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। मतलब अब वो किसी के साथ व्यापार नहीं कर सकते। अब कंपनी कार्य ब्रिटिश सरकार के ओर से मात्र भारत पर शासन करना रह गया। अब ब्रिटिश जो है, केवल जो है कंपनी जो है ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत को केवल शासन कर सकता है। उसके बाद इस एक्ट में कहा गया भारतीय कानून का वर्गीकरण किया जाए और इस कार्य के लिए विधि आयोग का नियुक्ति की व्यवस्था किया गया। अब भारत के कानून का क्या होगा, वर्गीकरण होगा, और इस वर्गीकरण करने के लिए विधि आयोग का नियुक्ति किया गया। और इसी एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उसे भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, जिसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ ऐसा एक क्वेश्चन बनता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो क्या बताएंगे आप, लॉर्ड विलियम बेंटिक। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो क्या बताएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1853 का चार्टर एक्ट, यह अंतिम चार्टर एक्ट था। इससे पहले कितने चार्टर एक्ट थे, 3 चार्टर एक्ट। तो कुल कितने चार्टर एक्ट हो गए, 4 हो गए। प्रथम चार्टर एक्ट कब हुए थे, 1793 में। दूसरा चार्टर एक्ट कब आए थे, 1813 में। तीसरा चार्टर एक्ट कब आए थे, 1833 में। और चौथा कब, 1853 में थे। यह चौथा और अंतिम चार्टर एक्ट था। इस एक्ट के तहत सर्वप्रथम क्या किया गया कि संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। मतलब संपूर्ण भारत के लिए क्या किया गया, एक विधानमंडल की स्थापना किया गया। और क्या किया गया इस एक्ट में, बंगाल के लिए एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। अब बंगाल के लिए क्या होंगे, अलग से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया जाएंगे। अगली बात इस एक्ट में क्या आई कि विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग किया गया। मतलब विधायी परिषद से कार्यकारी परिषद को क्या कर दिया गया, इस एक्ट में अलग कर दिया गया। और इस एक्ट में क्या किया गया, इस अधिनियम द्वारा कंपनी की महत्वपूर्ण पदों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाने की व्यवस्था की। इससे पहले कंपनी के किसी भी पोस्ट पर बैठाने के लिए कोई एग्जाम नहीं होते थे, लेकिन अब क्या होंगे, महत्वपूर्ण पद जो होंगे उसके लिए क्या किया जाएगा, प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था किया जाएगा। किस एक्ट के तहत, 1853 एक्ट के तहत। तो पूछा जाएगा कुल कितने चार्टर एक्ट आए थे, तो कुल कितने चार्टर एक्ट आए थे, 4 चार्टर एक्ट आए। सबसे पहले कब आए थे, तो 1793 में। इसके बाद कब आए, इसके बाद 1813 में। इसके बाद कब आए, तो 1833 में। इसके बाद कब आए, तो 1853 में। और ये कौन एक्ट था, अंतिम चार्टर एक्ट। भारत शासन अधिनियम 1858, यह एक्ट भारत को जब 1857 ईस्वी के विद्रोह में जब पराजय हुआ, उसके बाद ब्रिटिश द्वारा लाया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के उपरांत ब्रिटिश संसद ने यह अधिनियम अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। मतलब भारत शासन अधिनियम 1858 का दूसरा नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। यह पारित किया गया जब 1857 ईस्वी के विद्रोह में भारत का पराजय हुआ। यह एक्ट 1858 का भारत के उत्तम प्रशासन के लिए लाया गया था। इस अधिनियम ने भारतीय शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया। यह एक्ट जो था भारत के उत्तम प्रशासन के लिए लाया गया था। इस अधिनियम
ने भारतीय शासन का क्या किया था, क्षेत्रीय विभाजन। इस एक्ट के तहत भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। मतलब 1858 से पहले भारत का शासन कंपनी को हाथों में था, जो कंपनी के हाथ से निकालकर अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया। मतलब ब्रिटिश क्राउन का अर्थ ब्रिटिश के राजा के पास सौंप दिया गया। अब भारत का शासन इंग्लैंड के सम्राट के नाम से किया जाएगा। अब भारत का शासन जो है इंग्लैंड का जो सम्राट होंगे उनके नाम से किया जाएगा। अब यहाँ ब्रिटिश कंपनी का शासन नहीं होंगे। भारतीय मामले पर ब्रिटेन संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हुआ। अब भारतीय मामले पर ब्रिटिश का जो संसद है उसका सीधा नियंत्रण रहेगा। इस एक्ट के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 1858 से पहले भारत में किसी भी प्रकार के मंत्री पद की व्यवस्था नहीं थी। 1858 में पहली बार भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की। भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, जिसमें 15 सदस्य की एक परिषद के मदद से भारत पर शासन करने का अधिकार दिया गया। ये जो 15 सदस्य की एक परिषद हुआ करते थे, जो भारत परिषद के नाम से जाना जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधित्व करते थे। अब इस एक्ट के तहत भारत में जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब उसे वायसराय की उपाधि मिली। अब गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय बना दिया गया, जो क्राउन का प्रतिनिधित्व सीधा करते थे। अब वायसराय गवर्नर जनरल में क्या अंतर है? गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अगर किसी भी प्रकार के कानून नियम बनाते थे तो खुद बनाते थे। इसके अनुमोदन के लिए ब्रिटिश संसद जाते थे, लेकिन वो गवर्नर जनरल खुद बनाते थे। लेकिन अब इसके स्थान पर जब वायसराय बना दिया, तब किसी भी प्रकार के कानून नियम वो नहीं बना सकते। उन्हें ब्रिटिश की क्राउन से जो अनुमति मिलेंगे, जिस प्रकार मिलेंगे, उस प्रकार वो काम करेंगे। तो वायसराय का अर्थ वही होता। लेकिन गवर्नर जनरल का अर्थ क्या होता? वो किसी भी प्रकार की कानून नियम अपनी आवश्यकता अनुसार बना सकता है। इनकी अनुमोदन के लिए ब्रिटिश संसद चाहते थे, लेकिन वो बना खुद सकते थे। लेकिन वायसराय अब ऐसा नहीं कर सकते। अब जिस टाइप का जो कानून अगर ब्रिटिश क्राउन उसे बना कर देगा, उसी प्रकार वो शासन चलाएंगे। अब इसी एक्ट के तहत लॉर्ड कैनिंग को भारत के पहले वायसराय बनाए गए। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अब उसे क्या कहा कर दिया गया? गवर्नर जनरल का पोस्ट तो समाप्त हो गया, तब उसके स्थान पर उससे क्या बना दिया गया? वायसराय दिया। तो यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कहेगा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्या कहेंगे? लॉर्ड कैनिंग। या ऐसा भी पूछा जा सकता है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो क्या कहेंगे? लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद अगली बात, इस एक्ट में गवर्नर जनरल का पद भारत सरकार की विधायी कार्य का प्रतीक था। भारत सरकार के विधायी कार्य का प्रतीक किसका था? गवर्नर जनरल। मतलब किसी भी प्रकार के कानून बना सकता था, तथा सम्राट का प्रतिनिधित्व करने के कारण उसे वायसराय कहा गया। अब वो साम्राज्य का जो प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसके कारण अब गवर्नर न कहकर उसे क्या कहा गया? वायसराय कहा। भारत शासन अधिनियम 1861। इस एक्ट के अंतर्गत 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास का एक मील पत्थर था। ये जो 1861 का जो एक्ट आया, जिसके तहत भारतीय परिषद अधिनियम भारत के एक संवैधानिक इतिहास का एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस एक्ट के से गवर्नर जनरल को कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद के विस्तार किया गया, तथा उसमें एक
5वां सदस्य सम्मिलित किया गया जो एक विधिवत का पद था। अब इसमें गवर्नर जनरल के कार्यपालिका परिषद के विस्तार किया गया, साथ ही उसमें एक 5वां सदस्य सम्मिलित किया गया जो एक विधिवत का पद था। और नेक्स्ट बात, इसमें गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गवर्नर को पहली बार अध्यादेश मतलब क्या, वो अपने आवश्यकता अनुसार आदेश दे सकता है किसी भी प्रकार के कानून बनाने का। तो गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार कब मिला, तो किस एक्ट के तहत मिला, तो भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत। इसी एक्ट में गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने का शक्ति प्रदान की गई। 1861 के भारत शासन अधिनियम एक्ट के तहत ही गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने का शक्ति प्रदान किया गया। इसी एक्ट में एक बात और थी कि विभागीय प्रणाली का भी प्रारंभ हुआ। देखिएगा, विभागीय प्रणाली किस एक्ट के तहत प्रारंभ हुआ, तो किस एक्ट के तहत, भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1892, इस एक्ट के तहत प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। तो पूछा जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुआ, तो भारत शासन अधिनियम 1892। इसमें एक बात और थी, इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई। 1892 से पहले ऐसा नहीं था कि आप राजस्व, व्यय और बजट पर बहस करने की शक्ति आपको प्रदान किया गया या अनुमति मिला, लेकिन 1892 के एक्ट के तहत आप राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान